गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वन डी ग्राफ जनरेटर। इट इज आल्सो नोन एज ए हाई वोल्टेज जनरेटर। इट इज ए डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इंटू 10⁻6 वोल्ट। इतनी हाई वोल्टेज को ये जनरेट करता है, पैदा करता है। इसके जो प्रिंसिपल हैं वन डी ग्राफ जनरेटर के, उनको समझने से पहले आइए हम एक बात समझते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास दो स्फेरिकल सफेयर हैं, एक ए और एक बी। ए छोटा है और बी बड़ा है। बी के ऊपर ये जो मेटेलिक सफेयर है अंदर से खाली है, होलो सफेयर है, ये भी अंदर से खाली है, होलो है। ये जो बी वाला जो बड़ा है इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज है 2000 कूलम और इसके ऊपर जो पोटेंशियल है चार्ज की वजह से वो है 2000 वोल्ट। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई करते हो तो उसका वोल्टेज बढ़ता है। ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मैंने इसको चार्ज 2000 कूलम चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना हो गया, 2000 वोल्ट। ये हमारे पास छोटा सा सफेयर है, मेटेलिक सफेयर, अंदर से खाली है, होलो है। इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम और इस चार्ज की वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट। अब मैं छोटे वाले सफेयर को बड़े वाले सफेयर को के साथ जोड़ देता हूँ, ऐसे किसी वायर से, तार से जोड़ देता हूँ। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ। चार्ज फ्लो करेगा बी से ए की तरफ। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे पानी जो है कहां से आता है, हाइट से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो जितना ऊंचा होगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो बड़ा वाला गेंद है, ये आपका सफेयर जो है, इसका पोटेंशियल 2000 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो यहां से चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि लो पोटेंशियल से चार्ज हाई पोटेंशियल की तरफ जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज भेज दूं? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ भेजे। हम कैसे भेजेंगे? तो इसका मतलब मुझे या तो काम करना पड़ेगा, मुझे कोई मोटर लगाने पड़ेगी। जैसे घर में मैंने पानी भेजना हो टंकी में, तो मुझे नीचे मोटर लगानी पड़ेगी और उससे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, तब मैं वाटर को सप्लाई कर सकता हूँ हाइट में, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में। उसी तरह से यहाँ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाना तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस छोटे वाले सफेयर को लिया और इस सफेयर के बीच में रख दिया। ये देखिए, ये बड़ा वाला सफेयर, इसके ऊपर चार्ज 2000 कूलम, वोल्टेज 2000 वोल्ट, और इसके अंदर मैंने छोटे वाले सफेयर को रख दिया, ए वाले को। ये ए वाला सफेयर है, ये बाहर वाला बी वाला है। अंदर वाले के ऊपर चार्ज है 2 कूलम, वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो जब मैंने अंदर वाले चार्ज को सफेयर को बड़े वाले सफेयर के साथ जोड़ा, किसी तार के साथ जोड़ा, तो मैंने क्या नोट किया, यहां से चार्ज फ्लो होके बाहर की तरफ जा रहा है। अब आपका प्रश्न फिर से आएगा कि जब हमने इनको जोड़ा तो यहां तो वोल्टेज 2 वोल्ट थी, यहां वोल्टेज 2000 थी, फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? यहां भी तो सेम ही थी। तो बीच में रखा तो ये बाहर की तरफ क्यों चला गया? इसकी पोटेंशियल तो कम है। तो आइए इसको समझने के लिए एक और चीज बात करते हैं हम। जो सफेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या कि किसी भी मेटेलिक सफेयर को के ऊपर जब आप चार्ज देते हो, चार्ज सप्लाई करते हो, तो चार्ज उसके सरफेस पे रेजाइड करता है। किसी भी मेटेलिक स्फीयर पे चार्ज सप्लाई करोगे, चार्ज उसके सरफेस पे रिजाइड करेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, 0। ये हमने बात की थी कि कंडक्टिंग मटेरियल कोई भी होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। हमें एक फार्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। अब इसको मैंने लिखा dV अपॉन dr इज इक्वल टू 0। क्यों? E इक्वल टू 0। E की जगह मैं 0 लिख दूं तो मैं लिखूंगा dV अपॉन dr इक्वल टू 0। कि जब भी किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो 0 आता है तो ये नंबर कांस्टेंट होता है, यानी कि V कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा वाला सफेयर था, जहां पे 2000 कूलम का चार्ज था और जहां पे वोल्टेज कितनी थी, 2000 वोल्ट थी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सफेयर के किसी भी हिस्से में, हर हिस्से में पोटेंशियल 2000 ही होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया।
सफेयर के सरफेस पे भी और सफेयर के अंदर भी, हर जगह हर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा 2000 वोल्ट। अब हुआ क्या, अब इसको देखें। इस केस में आपने नोट किया कि जब ये बड़ा वाला सफेयर है, इसके ऊपर चार्ज है 2000 कूलम, वोल्टेज कितनी है 2000 वोल्ट, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना पोटेंशियल अंदर होगा। तो इस सफेयर, बड़े वाले सफेयर के अंदर हर पॉइंट पे, इधर 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 हर पॉइंट पे वोल्टेज होगी 2000 वोल्ट। तो ये जो छोटा सफेयर जो है, इसके ऊपर भी वोल्टेज कितनी होगी, बड़े वाले की वजह से 2000 वोल्ट, हर जगह 2000 2000 2000। लेकिन जब यहां 2000 होगी तो इस पे अपनी वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। इसके अपने पास अपनी वोल्टेज भी है, अपना पोटेंशियल इसका 2 वोल्ट है, और बड़े वाले की वजह से यहां पे कितना होगा 2000, तो टोटल इसका कितना पोटेंशियल हो गया 2000 हुआ है बड़े वाले सफेयर की वजह से, और इसका पोटेंशियल हुआ 2 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल हो गया 2002। ये ज्यादा हो गया और बाहर कितना है 2000। अब इस छोटे वाले सफेयर का पोटेंशियल हो गया 2002 और बड़े वाले का कितना हुआ 2000, यानी ये पोटेंशियल ज्यादा हो गया और ये क्या हो गया कम। तो ज्यादा से कम की तरफ चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। ये जो है, ये जो मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस किया, ये यहां पे इस्तेमाल होता है एज ए प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या था, उसको हम यहां पे पहले नंबर 1 पे लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या था, इफ अ होलो कंडक्टर, यहां से समझ लीजिए, इफ ए होलो कंडक्टर, एक खाली कंडक्टर जो है, इज इन कॉन्टेक्ट विद द अदर कंडक्टर, अगर इसको जोड़ दिया जाए किसी दूसरे कंडक्टर के साथ, देन एज चार्ज इज सप्लाइड टू द कंडक्टर, तो जब भी इस कंडक्टर, अंदर वाले कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करोगे, द होलो कंडक्टर कंटिन्यूज एक्सेप्टिंग द चार्ज irrespective of the fact howsoever large its potential may grow। अगर मैं होलो सफेयर, ये जो कंडक्टर है, उसके अंदर दूसरा कंडक्टर रख दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो अंदर वाले कंडक्टर को मैं जितना मर्जी चार्ज देता जाऊं, सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये एक्सेप्ट करता रहेगा, चाहे इसकी कितना भी पोटेंशियल बढ़ता चला जाए, पर ये अंदर वाले से चार्ज लेता रहेगा हमेशा। तो इसके लिए हम यहां पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो पहला क्या है इसका प्रिंसिपल, द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिजाइड्स इन इट्स आउटर सरफेस। किसी कंडक्टर में भी आप चार्ज सप्लाई करते हो तो हमेशा चार्ज कहां रहता है, सरफेस पे रहता है। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, आइए इसको समझते हैं। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, इसको आगे लिखते हैं कि क्या होता है। कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है इस तरह से, जिसके ऊपर इस तरह के स्पाइक्स लगे हुए हैं, तो इस पे आप चार्ज सप्लाई करते हो तो मैक्सिमम चार्ज जो है वो यहां पे आ जाएगा। जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे वो चार्ज कहां आ जाएगा, इन ये जो तीखे से सिरे बने हुए हैं पॉइंटर से, यहां पे चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, हमें पता है चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। अब ये कोई बॉडी है जो इस तरह से बनी हुई है, इस पूरी बॉडी पे मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने नोट किया कि जहां पे एरिया कम होता है वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस सिरे बने हुए हैं यहां पे एरिया कम है, ये न्यूक्लियर हिस्सा यहाँ पे एरिया कम है। देखो ये प्लेन है, इसमें एरिया, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, इस हिस्से में एरिया ज्यादा है, पर ये जो पॉइंटेड एंड है आगे, यहाँ पे एरिया कम है। जहां एरिया कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी यहाँ पे चार्ज ज्यादा आ जाएगा। जब भी चार्ज सप्लाई करूंगा इस बॉडी को, उस मैक्सिमम कहां पे आ जाएगा, इन कॉम पे, ये जो बने हुए पॉइंटेड एंड बने हुए हैं, तीखे से बने हुए हैं, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ बहुत सारा चार्ज आ जाएगा तो लीक होने शुरू हो जाएगा सराउंडिंग में। अगर ये बॉडी इस तरह से हो, मान लीजिए जैसे ये बॉडी इस तरह से और ऐसे बनी हो मान लीजिए, और इस पे चार्ज सप्लाई करता हूं मैं, तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरी बॉडी पे पॉजिटिव। लेकिन सबसे ज्यादा चार्ज कहां आएगा, इस एंड पे, क्योंकि ये पॉइंटेड है, तीखा है, तो यहां पे चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा। बाकी जगह पे भी आएगा
पर यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज आएगा, और जब जहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सराउंडिंग में लीक हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका दूसरा प्रिंसिपल जिसको हमने बोला कोरोना डिस्चार्ज, यानी कि कोने से डिस्चार्ज हो जाना, तो इसको बोलते हैं कि द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर। ये दूसरा प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट पॉइंटेड एंड ऑफ कंडक्टर। ये दूसरा प्रिंसिपल जो बोला हमने, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट पॉइंटेड एंड ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो पॉइंटेड एंड है वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो लीक होने शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होने शुरू हो जाता है। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल ऑफ द वान डी ग्राफ जनरेटर। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि जो वन डी ग्राफ जनरेटर है, जो हाई वोल्टेज जनरेटर है, हाई वोल्टेज पैदा करता है, हाई वोल्टेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको ध्यान होगा कि हमें बहुत पहले की बात करें, जब विज्ञान ने तरक्की की तो हमें यह पता चला कि सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है एटम, इससे छोटा कोई और चीज नहीं होती। लेकिन लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट हुए, डिस्कवरीज हुई, उससे यह पता चला कि ये एटम छोटा नहीं होता है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर हमने इसको स्टडी किया, इसको तोड़ा, तो हमें पता चला कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पहले हमें यह पता नहीं था, तो पहले हम इसको फंडामेंटल पार्टिकल मानते थे। किसको? एटम को, कि एटम जो अकेला है, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। लेकिन बाद में हमें पता चला कि एटम के भी टुकड़े होते हैं, एटम के बाहर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक न्यूक्लियस होता है। अब हमारी जिज्ञासा बढ़ी कि अब जो न्यूक्लियस है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है, वो फंडामेंटल है कि वो भी कई चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हमारी इच्छा हुई कि हम न्यूक्लियस को तोड़ के देखें। अब हमने न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करूंगा? मैं यहां से किसी पार्टिकल को भेजूंगा जिसको मैं धक्का दे सकूं, जिसकी स्पीड बढ़ा सकूं, एक्सरलेट कर सकूं। तो एक्सरलेट हम दो तरह के पार्टिकल को कर सकते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहां पे मैं नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को भेजूं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव खींचेगा और उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। यहां पे वो खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जैसे पॉजिटिव से मिलेगा खत्म हो जाएगा। तो इसको तोड़ेगा कहां? वो तो खुद ही खत्म हो गया। तो मैं इसका मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं। पॉजिटिव चार्ज कौन सा पार्टिकल ले सकता हूं? उसके लिए मैं प्रोटॉन ले सकता हूं, न्यूट्रॉन ले सकता हूं, अल्फा पार्टिकल ले सकता हूं। तो मान लीजिए कि मैंने अल्फा पार्टिकल ले लिया, तो ये मेरे पास है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसे ये धीरे धीरे इधर जाएगा और इसके न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचेगा। तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, वो पॉजिटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और उसको बोलेगा कि पीछे हट जा। तो ये तो बीच में गया नहीं, तो जब बीच में एंटर ही नहीं किया तो इसको नहीं तोड़ पाएगा। तो ये जा कैसे सकता है? अगर मैं इसकी स्पीड इतनी बढ़ा दूं कि ये इसकी जो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन थी उनको ये ओवरकम कर जाए। जिस फोर्स से इसको रिपेल कर रहा था उससे ज्यादा इसकी स्पीड हो, उतनी स्पीड से आए के अंदर घुस जाए। ये धक्का जितना दे रहा है उससे ज्यादा इसकी स्पीड हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इतनी इसका पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इतना काम करना पड़ेगा ताकि ये घुस जाए इधर। मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। मैं जो वर्क डन करूंगा, तो फिजिक्स में जब हम वर्क डन करते हैं वो क्या होता है? वो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि मैं अगर यहां एक फार्मूला हमें पता है कि जब वर्क डन करते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन करते हैं, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल। तो वर्क डन किसके बराबर आया? क्यूवी के बराबर। तो इसका मतलब जब मैं इस पे वर्क करूंगा तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। स्पीड से तभी चलेगा ना जब काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, फिर अंदर जाएगा ये। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो मैंने यहां से बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कितना किया? क्यूवी। तो ये क्यूवी काम किया मैंने, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से अगर मैं v निकालना चाहूं, ये निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2qv डिवाइडेड बाई m। v निकालेंगे यहां से, v कितना आएगा? v कितना आएगा?
तो v आएगा हमारे पास, यहां से v आएगा हमारे पास 2qv अपॉन m अंडर द रूट। यहां से हमारे पास अगर 2q और m अगर कांस्टेंट है तो आप देख रहे हैं कि v जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ये v जो है ये वेलोसिटी है, दिस कैपिटल v इज द पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसकी स्पीड बढ़ानी है, v बढ़ानी है, तो मेरे को क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं आगे भेजता हूं न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, तो मुझे उसकी स्पीड ज्यादा चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा चाहिए तो मेरे को पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, और पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कहां से बढ़ेगा, उसके लिए मेरे को ऐसी मशीन चाहिए जो पोटेंशियल बढ़ा दे। उस मशीन का नाम हमने बोल दिया वान डी ग्राफ जनरेटर, बिकॉज इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल, हाई वोल्टेज जनरेटर बोलते हैं इसको। तो ये वोल्टेज ज्यादा जैसे पैदा करेगा तो उसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, वो बड़ी स्पीड से जाएगा और न्यूक्लियस को तोड़ देगा। आइए अब हम देखते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, और फिर हम देखते हैं कि जब ये वोल्टेज पैदा होगी तो किस तरह से अल्फा पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी और वो न्यूक्लियस को तोड़ेगा। ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है वान डी ग्राफ जनरेटर का। उसमें आप ये देखें, वान डी ग्राफ जनरेटर जैसे इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर। ये मेटेलिक स्फीयर है, मेटल की तरह स्फीयर। जो हमने पहले बोला था वो बड़ा स्फीयर, अंदर छोटा स्फीयर, ये बड़ा वाला स्फीयर, ये मेटेलिक स्फीयर है। इसको मैंने एस लिख दिया है, अंदर से खाली है। ये जो होलो सिलेंडर है, इनको ये दो कॉलम है, दो इस तरह के आपके पास जैसे लकड़ी के पोल लगे हुए हैं जिनके ऊपर इसको रखा गया है, इंसुलेटिंग कॉलम बोलते हैं। ये जो इंसुलेटिंग कॉलम है, इसके यहां निचले वाले हिस्से में यहां पे एक कंघी की तरह ये, इसको बोलते हैं कॉम्ब भी बोलते हैं, इसको स्प्रे कॉम्ब बोलते हैं, और एक कॉम्ब ऊपर की तरफ लगी हुई है जिसको C2 बोला है, जो होलो मेटेलिक स्फीयर के साथ जुड़ी हुई है। बीच में यहां पे एक पुल्ली लगी है इधर और एक लगी है पुल्ली इधर, और इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है नायलॉन की। और इस मेटेलिक पुल्ली जो लगी हुई है इसको हम मोटर की वजह से चलाते हैं, मोटर लगा के इसको घुमाते हैं। तो ये आपकी जो नायलॉन की बेल्ट है वो ऐसे से घूमती रहती है, इस तरह से, ऐसे ऊपर जाएगी, यहां से नीचे आएगी, इस तरह से। आपके पास नीचे वाली जो कॉम्ब थी जिसको आपने बोला स्प्रे कॉम्ब, ये मेटेलिक की होती है, धातु की बनी होती है। इस कॉम्ब को मैंने एक्सटर्नल हाई टेंशन बैटरी के साथ जोड़ा, और ये क्या कर रही है, ये इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रही है। तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो जब यहां आएगा तो हमारे पास जो इसका वान डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर, कि जो चार्ज यहां पे सप्लाई होगा वो लीक होता है कहां से, पॉइंटेड एंड से। तो ये जो स्प्रे है, इसकी जो आगे कॉम्ब बनी हुई है, ये जो बनी हुई है, दांत लगे हुए हैं जैसे, ये कौन कैसे हैं, नुकीले हैं। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहां पे इकट्ठा हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, वो लीक होगा और कहां चला जाएगा, वो स्प्रे हो जाएगा इधर बेल्ट के ऊपर, और बेल्ट घूम रही है ऊपर की तरफ ऐसे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे धीरे कहां होगा, बेल्ट के साथ चिपक जाएगा और ऊपर की तरफ चलने शुरू हो जाएगा। जब यहां पहुंचेगा तो यहां दूसरी कॉम्ब लगी है C2, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब। ये थी स्प्रे कॉम्ब जो स्प्रे करती है पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज बेल्ट के साथ चिपक गया और ऊपर की तरफ चला जाता है। और इधर जो C2 है, क्या है, कलेक्टिंग कॉम्ब, ये इस चार्ज को कलेक्ट करती है। जैसे ये चार्ज इसके अंदर एंटर करता है तो यहां से चार्ज कहां चला जाता है, इस मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे। क्यों, क्योंकि हमने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर को, ये भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए, ये कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया जाए तो कहां चला जाता है वो आउटर सरफेस में, क्योंकि ये जो वाली कॉम्ब जो है ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ऊपर वाले इस मेटेलिक स्फीयर के साथ। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये बेल्ट घूमती रहेगी, ये यहां से कॉम्ब जो है C1, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्प्रे करती रहेगी, पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव करता रहेगा, और ये कलेक्टिंग कॉम्ब पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करती रहेगी, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां तक जाता रहेगा, और इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और जैसे चार्ज बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, लगभग 10⁶ वोल्ट, इतना हाई पोटेंशियल इसका हो जाएगा। जब हाई पोटेंशियल हो जाएगा तो चार्ज लीक हो सकता है। तो उस लीकेज से बचने के लिए हमने क्या किया, सारे के सारे इस सिस्टम को एनक्लोज्ड कर दिया, ढक दिया हमने, किसके साथ, स्टील टैंक के साथ।
और स्टील टैंक को हमने अर्थ कर दिया जमीन के साथ और अंदर थोड़ी सी एयर डाली है लो प्रेशर पे, ताकि इस चार्ज का लीकेज ना हो सके। तो ये जो चार्ज आ गया, इसकी लीकेज को रोकने के लिए हमने सारे के सारे इस सिस्टम को स्टील के टैंक से ढक दिया। अब होगा क्या, हमने पहले पढ़ा था कि जब भी यहां पे चार्ज सप्लाई हुआ, इसकी वजह से मान लीजिए यहां पे वोल्टेज पैदा होगी 10⁻⁶ वोल्ट, 10 लाख वोल्ट मान लीजिए यहां पे पैदा होगी। तो चार्ज आपको पता है जो स्फीयर होता है उसके हर एक हिस्से में अंदर वोल्टेज सेम होती है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा 10⁻⁶ वोल्ट इसके सरफेस पे उतना ही अंदर होगा, तो इस हिस्से में भी 10⁻⁶ वोल्ट, हर जगह इतना ही पोटेंशियल होगा। फिर यहां पे हमने एक, इसको बोलते हैं एक गन लगा दी, जिसमें बीच में हमने अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज का कोई भी पार्टिकल पैदा कर दिया, चाहे अल्फा पार्टिकल, चाहे प्रोटॉन, चाहे न्यूट्रॉन, जो भी आप चाहें, पर मैंने यहां अल्फा पार्टिकल रख दिया। पॉजिटिव है तो उसको क्या होगा, इतनी ज्यादा हाई पोटेंशियल मिलेगी। जब हाई पोटेंशियल मिलेगी तो हमें पता था कि जब हाई पोटेंशियल मिलती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी पढ़ा हमने, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। जब हाई पोटेंशियल होगा तो उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड से निकलेगा, और आगे ये लिखा है यहां से न्यूक्लियर हिस्सा यहां से बाहर निकलेगा, टारगेट लिखा है, यहां पे न्यूक्लियस रखा होगा। तो जैसे ही ये बड़ी स्पीड से आएगा तो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, और जैसे न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा तो उसका मास इम्बैलेंस होगा, और उस वजह से, क्योंकि जो उसको मास जो स्टोर कर सकता है उतना अपने पास रखेगा, उससे ज्यादा जब मास उसके अंदर आएगा तो टूट जाएगा, तो न्यूक्लियस एकदम आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये आता है हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वान डे ग्राफ जनरेटर का। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो पहले यहाँ पे यूजेस आप नोट करें। इसका पहले यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन। It is used to start the nuclear reaction. It is used to start the nuclear reaction. Nuclear reaction को शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यूज है इसका, it is used to treat disease like cancer. कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है, it breaks atoms for various experiment in physics. भौतिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्हें करने के लिए हमें एटम को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें वान डे ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है।